नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा संचालित ज्ञान दूत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम कोरोना समयावधि में ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों। मेरा नाम कोमल बंसल है, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रूटीन दिनचर्या से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन। जनरल साधारण बोलचाल की भाषा में हम इसे महंगाई कह देते हैं। सुबह के न्यूज़पेपर से लेकर रात के सोने तक हम एक ऐसा विषय जिस पर चर्चा हम करते ही करते हैं, उसका नाम है महंगाई। चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो, चाहे वो खाने पीने की कीमत हो, कहीं ना कहीं इसका जिक्र आता ही है। बजट की जब अनाउंसमेंट होती है तो आम व्यक्ति इस ओर ज़्यादा ध्यान देता है कि हमारे लिए क्या महंगाई घटी, क्या जो प्लॉट्स की कीमतें हैं उस पर क्या असर होगा, संपत्ति पर क्या असर होगा, खाने पीने की कीमतों पर क्या असर होगा, कपड़ा सोना क्या इनकी कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि स्फीति की दर में क्या परिवर्तन आया। स्फीति की दर कम होना बढ़ना क्या होता है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, एग्जैक्टली मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, आज इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आशा है कि आप इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुद्रास्फीति से संबंधी अवधारणाएं। ऐसी कौन सी अवधारणाएं हैं जो मुद्रास्फीति से संबंधित हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति पर ही चर्चा करते हैं कि मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि से। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि दीर्घकाल की बात की जा रही है, अल्पकाल की बात नहीं की जा रही। मान लीजिए कि किसी पेन की कीमत आज 5 रुपये है। किसी पेन की कीमत आज 5 रुपये है। भविष्य में कुछ दिनों बाद उस पेन की कीमत 10 रुपये हो जाती है। तो आज पेन 5 रुपये में एक पेन आ रहा है और 10 रुपये में दो आ रही हैं, और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि 10 रुपये का एक ही पेन आ रहा है। इसका मतलब मुद्रास्फीति की स्थिति है। मुद्रास्फीति का अभिप्राय ये दीर्घकाल से है, ये नहीं कि आज 5 का है कल 6 का हो गया तो मुद्रास्फीति हो गई। इसका हम लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देखते हैं। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, पूर्ति तो हो कम और मांग हो ज़्यादा, तब मुद्रास्फीति की स्थिति आती है। कोरोना समयावधि में भी बहुत सी वस्तुएं ऐसी थी जिसमें सप्लाई बहुत कम हो गई थी और मांग ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पर थे और कुछ खाने की चीज़ों का कंजप्शन बढ़ गया था। इसकी वजह से प्राइजेस जो हैं वो अप हो जाते हैं, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है। आप एक साधारण एग्जाम्पल नारियल पानी को ही लीजिए। कोरोना टाइम पीरियड में जो व्यक्ति कोरोना से ग्रसित होता था और उसे डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे कहा जाता था कि नारियल पानी पीना है, एकदम से नारियल की स्टॉक की कमी हुई और नारियल पानी का रेट काफ़ी हाई हो गया था। 100 रुपये तक नारियल पानी का रेट पहुंच गया था। इसका मतलब ये है कि सप्लाई यदि कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए तो कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। कीमत बढ़ेगी और मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रा के मूल्य से यहाँ अभिप्राय है कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, क्रय शक्ति कितनी है। मुद्रा देखिए, मूल्य का मतलब होता है कीमत स्तर, मुद्रा का मतलब होता है पैसा, और मुद्रा का मूल्य का मतलब होता है क्रय शक्ति। उसकी क्रय शक्ति क्या होगी, घट जाएगी, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ये मुद्रास्फीति की एक साधारण परिभाषा है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वकील तथा ब्रह्मानंद। वकील तथा ब्रह्मानंद मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मुद्रास्फीति की तुलना किससे की है, डाकू से की है। जो अदृश्य रहता है,
डाकू तो धनी को लूटता है, यह गरीबों को लूटता है। डाकू किसको लूटता है? धनी को लूटता है, किंतु यह गरीबों को लूटता है। ये बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो डाकू होता है वो तो धनी को लूट जाता है, लेकिन ये जो मुद्रास्फीति है ये गरीबों को लूटती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस तरह की कोटेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि भाई ये कोटेशन किसने दी है। या जब हम सब्जेक्टिव पेपर लिखते हैं और मुद्रास्फीति के बारे में लिखते हैं तो एक दो कोटेशन लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पेपर भी इम्पैक्टफुल लगता है। नेक्स्ट चलते हैं हम मुद्रा अवस्फीति। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशन। यहाँ पर पेन यूज़ कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जो होता है वो इन्फ्लेशन के बिल्कुल अपोजिट होता है। मुद्रास्फीति की सर्वथा विपरीत स्थिति होती है। डिफ्लेशन मुद्रास्फीति की सर्वथा विपरीत स्थिति है। जिस प्रकार मुद्रास्फीति मूल्य स्तर की वृद्धि से संबंधित होती है, उसी तरह मुद्रास्फीति मूल्य स्तर की गिरावट की एक विशेष अवस्था है। मूल्य स्तर अगर गिरेगा तो उसे कहते हैं अवस्फीति, और मूल्य स्तर अगर बढ़ता है तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन। ये टर्म आजकल बहुत प्रचलन में रहती है कि स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन देखिए एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर स्फीति भी होती है और मंदी भी होती है, दोनों साथ साथ चलती हैं। स्फीति भी है यानी महंगाई भी है और एक तरह से मंदी भी है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था दोनों ही उच्च स्फीति और उच्च बेरोजगारी से ग्रसित होती है। स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि महंगाई भी हो और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी हो, महंगाई प्लस बेरोजगारी। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है क्योंकि एक तरफ तो कीमतें बहुत बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारी बहुत फैल रही है। ऐसा होता है कि अगर कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ने का मतलब लोगों के हाथ में पैसा है, लोगों के पास पैसा है तभी वो परचेज कर रहे हैं। लेकिन लोगों के हाथ में पैसा कब आएगा? जब उन्हें रोजगार मिलेगा, तो बेरोजगारी कैसे आ सकती है? लेकिन इंडिया में ये स्थिति बहुत बार देखी गई है और अभी भी देख रही हैं कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस स्थिति में गवर्नमेंट बहुत असमंजस में आ जाती है, क्योंकि यदि हम बेरोजगारी को घटाने की बात करें या बेरोजगारी को समाप्त करने की बात करें तो सरकार को जो नीतियां हैं वो एकदम से ओपन अपनानी पड़ेंगी, यानी विस्तारवादी अपनानी पड़ेंगी, चाहे वो मौद्रिक नीति हो, चाहे वो राजकोषीय नीति हो या फिर कोई भी नीति हो। तो जैसे ही वो नीतियाँ, जैसे आप मान लीजिए कि मौद्रिक नीति है, सरकार पैसा खर्च करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा विकासात्मक कार्यों पे खर्च कर रही है, टैक्स कम ले रही है, तो अगर टैक्स कम लेगी, रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेगी तो महंगाई क्या होगी? इससे बढ़ेगी। और अगर महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, टैक्स लगाएगी, टैक्स लगाने से क्या होगा? जो इंसेंटिव है, काम करने का इंसेंटिव, वो कम होगा, लोग कम उद्योग धंधे खोलेंगे, तो इससे बेरोजगारी फैलेगी। तो सरकार के पास ये एक बड़ा ही स्ट्रगलिंग टाइम होता है, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण समय होता है इस तरह की स्थिति में कि कैसे निपटा जाए। नेक्स्ट है स्क्यूफ्लेशन। ऐसी स्थिति जिसमें मूल्य स्तर में वृद्धि सभी या अधिकांश वस्तुओं के संबंध में नहीं हो, जैसा हम सामान्यतः स्फीति के संबंध में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति सभी वस्तुओं से रिलेटेड नहीं होती, कुछ एक चीज़ों में मुद्रास्फीति पाई जाए तो उसे कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। नेक्स्ट जो है वो है स्थायी मुद्रास्फीति। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रतिपादन 1981 को इक्सटेन ने किया। 1981 में किया इक्सटेन ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्सटेन कौन है? इक्सटेन ने स्थायी मुद्रास्फीति का प्रतिपादन किया 1981 में। स्थायी मुद्रास्फीति का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम मुद्रास्फीति का आकलन नहीं पता लगा सकते। बहुत सारे सप्लाई शॉक्स अर्थव्यवस्था में ऐसे देखने को मिलते हैं जिससे एग्जैक्ट सिचुएशन का हम पता नहीं कर पाते। जैसे फूड प्राइसेस है या फ्यूल प्राइसेस है, ये जो ईंधन की कीमतें हैं या फल सब्जियों की कीमतें हैं, इनमें रोज़ उतार चढ़ाव आते हैं। अगर हम इनकी कीमतों को घटा दें, फिर स्फीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखें, तो इसे कहते हैं स्थायी मुद्रास्फीति। इसका तात्पर्य है कि इस प्रकार की स्फीति में हम उन वस्तुओं की गणना करते हैं जिनके मूल्य में स्थिरता पाई जाए। ऐसी वस्तुएं जिनके मूल्य में क्या पाई जाए? स्थिरता पाई जाए,
उन वस्तुओं की गणना में जो स्फीति निकल कर आती है उसे कहते हैं स्थायी मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है दर आधार पर वर्गीकरण। स्फीति कितने प्रकार की होती है? दर के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। खुली या दबी स्फीति किसे कहते हैं, मांग प्रेरित स्फीति किसे कहते हैं, लागत जन्य स्फीति किसे कहते हैं। आज हम इस प्रकारों पर अच्छे से चर्चा करेंगे। दर के आधार पर स्फीति। दर का मतलब दर 1% है, 10% है, 100% है, किस डिजिट में दर है उस अकॉर्डिंग स्फीति का प्रकार चेंज हो जाएगा। सबसे पहली है रेंगती स्फीति। रेंगती को इंग्लिश में कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती स्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब स्फीति की वार्षिक दर 1 अंक में हो, जो स्फीति की वार्षिक दर है यदि 1 अंक में हो तो उसे कहते हैं रेंगती स्फीति। इस प्रकार की स्फीति लंबे समय तक बनी रहती है और इसकी दर 1 अंकीय होती है। इस स्फीति की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसका पूर्वाभास किया जा सकता है, भी पहले ही इसका एस्टिमेट किया जा सकता है, उस अकॉर्डिंग हम पॉलिसी बना सकते हैं कि हमें क्या करनी है। रेंगती स्फीति यानी सिर्फ 1 अंक में हो, 1% हो, 2% हो, 5% हो, तो इस प्रकार की स्फीति को हम रेंगती स्फीति कहते हैं। कूदती स्फीति। कूदती स्फीति का मतलब है कि शुरुआती दौर पर तो गैलोपिंग होती है, यानी कूदती हुई होती है, और अंतिम दौर पर हाइपर हो जाती है। स्टार्टिंग में क्या होती है, ये 2 अंकीय या 3 अंकीय होती है और बाद में बहुत ही हाइपर हो जाती है। ये जो गैलोपिंग स्फीति होती है ये हमने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्फीति को इसमें अकाउंट करते हैं। कूदती में जर्मनी की जो स्फीति है उसको इसमें काउंट किया जाता है। अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राज़ील, पेरू, यूगोस्लाविया, ये इन सब देशों में 1970 से 80 के बीच में यह स्फीति देखने को मिली थी। 1980 से 91 के बीच अर्जेंटीना की जो स्फीति का दर था वो 417% था। आप मान लीजिए कितनी ज़्यादा स्फीति होगी वहाँ पर, कितनी ज़्यादा महंगाई होगी, 417%। दोबारा सुनिए, रेंगती स्फीति होती है 1 डिजिट वाली, कूदती होती है 2 या 3 डिजिट वाली। अब लास्ट हम बात करेंगे अधिस्फीति की। अधिस्फीति को हम हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब स्फीति की दर 3 अंकों से भी ज़्यादा हो जाए, जब स्फीति की दर 3 अंकों से भी ज़्यादा हो जाए तो इसे कहते हैं अधिस्फीति। हाइपर इन्फ्लेशन की चर्चा जो है सबसे पहले कैगन ने की थी। हाइपर इन्फ्लेशन की चर्चा सबसे पहले की थी कैगन ने। हाइपर इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जब पत्र मुद्रा बिल्कुल बेकार हो जाती है। इतनी ज़्यादा स्फीति है कि पत्र मुद्रा का तो कोई मतलब ही नहीं है। विश्व आर्थिक इतिहास में नवंबर 1923 में हाइपर इन्फ्लेशन की दृष्टि से सबसे खराब स्थिति थी। हाइपर इन्फ्लेशन में 1 अरब तक इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा जब हालत ख़राब हो जाती है तब उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अर्जेंटीना में भी 2314% इन्फ्लेशन रहा हुआ है 1990 में। आप देखिए कि ये लाइव एग्जांपल्स हैं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन कैसे कैसे अपना रूप बदलता है। नेक्स्ट है खुली या दबी स्फीति। जब स्फीति पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, मुद्रा स्तर बिना रोक टोक के अपने आप ऊपर आ जाए तो उसे कहते हैं खुली स्फीति। स्फीति पर कोई नियंत्रण ना हो, अपने आप बढ़ता जाए, अपने आप कम होता जाए, जैसा भी स्फीति, अब विस्फीति हो, मुद्रास्फीति हो, तो उसे कहते हैं खुली स्फीति। और जब सरकार अपनी नीतियों से कंट्रोल करे, मूल्य स्तर को एक सीमा तक रखने की कोशिश करे, वे दबाव डाले कि मूल्य स्तर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे अब आरबीआई है वो ऐसी पॉलिसीज़ अपनाती है जिसमें मूल्य स्तर 2% से 6% तक हो, ज़्यादा मूल्य स्तर ना बढ़े, तो उसे कहते हैं दबी स्फीति। फिर है मांग प्रेरित स्फीति। मांग प्रेरित का मतलब होता है समग्र पूर्ति की अपेक्षा समग्र मांग को प्रभावित करने वाले कारक अधिक प्रभावी हो। पूर्ति तो हो कम और मांग हो ज़्यादा, तो उसे कहते हैं मांग प्रेरित स्फीति। ये जो स्फीति होती है ना, ये वास्तविक चरों में परिवर्तन के कारण भी हो सकती है। चाहे अपन सामाजिक व्यय में वृद्धि कर दें, लोगों की बचत करने की क्षमता कम हो जाए, इस प्रकार की स्फीति जो है वो क्या कहलाती है, मांग प्रेरित स्फीति।
फिर है लागत जन्य स्फीति। लागत में वृद्धि के कारण यदि मूल्य में वृद्धि हो जाए, यदि लागत बढ़ती है और लागत में बढ़ने के कारण मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसे कहते हैं लागत जन्य स्फीति। की लागत में वृद्धि मूल्य स्तर में अधिक तेजी से वृद्धि लाती है। देखिए, अगर मांग बढ़ जाए पूर्ति की अपेक्षा तो मांग प्रेरित स्फीति, और लागत बढ़ जाए, वस्तुओं की लागत एकदम से बढ़ जाए और पूर्ति में आ जाए कमी, तो जो मूल्य स्तर बढ़ता है उसे कहेंगे लागत जन्य स्फीति। लागत जन्य स्फीति को अलग अलग नाम है, इसे विक्रेता स्फीति भी कहते हैं। लागत जन्य स्फीति को विक्रेता स्फीति भी कहा जाता है। ये हमने यहाँ पर देखा कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, अपस्फीति क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, स्क्यूफ्लेशन क्या है, स्फीति के प्रकार क्या हैं। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चर्चा, भारत में ऊंची मुद्रास्फीति के कारण क्या है। ऐसा क्यों है कि भारत में ऊंची मुद्रास्फीति पाई जाती है। जो पहला कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, मांग बढ़ेगी, पूर्ति इतनी नहीं बढ़ पाती, क्योंकि हम जानते हैं, हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और ये हम जानते हैं कि मांग संसाधन तो क्या है, सीमित हैं, और हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित हैं। इतनी अधिक जनसंख्या को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना आसान नहीं होता और हमारी मुद्रास्फीति बढ़ती है। रोजगार तथा आय में वृद्धि। मुद्रास्फीति का क्या कारण है कि मान लीजिए रोजगार भी बढ़ गया और आय भी बढ़ गई। जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, वैसे वैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, और इस मांग का मुकाबला यदि पूर्ति नहीं कर पाती तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। फिर है शहरीकरण का बढ़ता स्तर। अब क्या है, पहले लोग गांवों में रहते थे, अब धीरे धीरे शहरीकरण का स्तर बढ़ता जा रहा है। शहरीकरण के बढ़ने से उस तरह की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अनियमित खाद्य आपूर्ति। खाद्य आपूर्ति, अनियमित प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, इस कारण से खाद्य आपूर्ति उस सीमा तक नहीं हो पाती, अनियमित रहती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। औद्योगिक उत्पादन में कमी। औद्योगिक उत्पादन जो है वो कम हो रहा है। औद्योगिक उत्पादन के कम होने के भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे अभी ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, या फिर वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंट्रोल है, या रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं, इसकी वजह से औद्योगिक उत्पादन में कमी आती है। औद्योगिक उत्पादन कम होने से सप्लाई उतनी नहीं हो पाती और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। उसके पश्चात है आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी। आवश्यक जो वस्तुएं हैं, मान लीजिए फूड ही है, तो किसान, बड़े बड़े किसान क्या करते हैं, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं, आवश्यक वस्तुएं स्टॉक में रखते हैं। इसके कारण उसकी शॉर्टेज हो जाती है और मुद्रास्फीति फैल जाती है। आयातों पर नियंत्रण। आयातों पर नियंत्रण करके भी, आयातों पर नियंत्रण करके उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उसे उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। फूड पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जो भी फूड पॉलिसी अपनाती है, जिसके कारण उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति फैलती है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर अलग अलग प्रभाव हैं। सबसे पहले है विनियोक्ता पर प्रभाव। विनियोक्ता दो प्रकार के होते हैं, एक तो है निश्चित आय वाले विनियोक्ता। निश्चित आय वाले विनियोक्ता वे विनियोक्ता होते हैं जिन्हें विनियोगों पर निश्चित दर से ब्याज या लाभ प्राप्त होता है। ऐसे विनियोक्ता सामान्यतः ऋणदाता होते हैं। मुद्रा प्रसार जब होता है, मुद्रा प्रसार होने से वास्तविक आय कम हो जाती है और ऋणदाता को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और जो परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता होते हैं उन्हें प्रॉफिट होता है। उत्पादन तथा उद्योगों की प्रगति। यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं कि मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम अलग अलग सेक्टर्स देखेंगे कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऋणदाता को, सामान्य जनता को, सरकार को, हर एक सेक्टर का हम यहाँ स्टडी करेंगे कि सबको क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं इन्फ्लेशन के से। महंगाई का ऋण, ये महंगाई हर किसी के लिए बुरी नहीं है, कुछ क्षेत्र के लिए अच्छी भी है, कुछ क्षेत्र के लिए बुरी भी है।
अच्छी इसके लिए है कि महंगाई होती है तो उसको देख के लोग, अगर हाथ में पैसा आता है और निवेश होता है, पैसे से क्या होता है, निवेश होता है, उद्योग धंधे बढ़ते हैं। लेकिन पैसा, अगर कोई भी चीज़ महंगी है, महंगाई बढ़ने से जो गरीब तबके के लोग हैं या उपभोक्ता हैं, तो उनको चीज़ें परचेज़ करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। आइए हम एक एक वर्ग को जानते हैं कि किसका महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्पादन तथा उद्योग की प्रगति। मुद्रास्फीति के समय लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ती है। मुद्रास्फीति यदि होती है तो क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ने पर क्या होगा कि ऊंचे मूल्यों से उत्पादकों को अत्यधिक लाभ होगा और लाभ कमाने की इच्छा जागृत होगी। वो नए नए उद्योग धंधे खोलेंगे, नए नए व्यवसाय शुरू करेंगे। अब यहाँ पर ये सरकारी नहीं है, ये है व्यापारी। व्यापारी वर्ग को क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यापारी वर्ग को लाभ तथा व्यापार का विकास। ऊंचे मूल्यों में ही व्यापारी को लाभ निहित होता है। वह अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाजार में वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग से कम होने के कारण विक्रेता बाजार में मुनाफा कमाता है। इससे कई बार क्या होता है, काला बाजार को प्रोत्साहन मिलता है। व्यापारी वर्ग को जैसे ही लाभ दिखता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे खोलेंगे। व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, व्यापार को एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ, हमें व्यापार करना चाहिए। कृषकों को लाभ व कृषि का विकास। जब व्यापार चालू होगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, तो उद्योग धंधे किस पर डिपेंड है? कृषि पर डिपेंड है, रॉ मटेरियल पर डिपेंड है। लोगों के पास मौद्रिक आय बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बढ़ेगा, उस कृषिगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और कृषकों को भी ऊंचे मूल्य पर लाभ प्राप्त होंगे। श्रमिक व रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊंचे मूल्यों के समय उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन सभी का विकास होगा। सभी का विकास होगा तो रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी, श्रमिकों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। यातायात संचार व्यवस्था का प्रभाव। मुद्रा प्रसार होगा तो गतिशीलता बढ़ेगी, श्रमिक भी जाएंगी, व्यापार भी बढ़ेगा, उत्पादन भी होगा, तो परिवहन भी चलेगा और संचार व्यवस्था पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सामान्य जनता तथा उपभोक्ता पर प्रभाव। अब ये देखिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि सामान्य जनता में जो कोई भी है, चाहे वो उत्पादक है, चाहे वो उद्योग खोलने वाला है, चाहे वो एक उपभोक्ता है, सामान्य जनता है, कोई भी वर्ग है, कृषि है, व्यापारी है, पूंजीपति है, सबको हानि उठानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सभी वस्तुओं का मूल्य बढ़ने से सामान्य जनता के उपभोग की सभी वस्तुएं क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। उपभोग की वस्तुएं महंगी होगी तो क्रय क्षमता में कमी से उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है ऋणी को लाभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मुद्रास्फीति का ऋणी पर और ऋणदाता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऋणी को ब्याज चुकाने में सरलता रहती है। देखिए, किसी ने, मान लीजिए एक ऋणदाता ने ऋणी को 100 रुपये उधार दिए और मुद्रास्फीति इतनी हुई कि अब 100 रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जिसने 100 रुपये लिए उसे कुछ समय बाद 100 रुपये चुकाने और 100 रुपये में 4 रुपये का ब्याज एक्स्ट्रा ऐड करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब 104 रुपये की कोई भी 104 रुपये की कोई भी वैल्यू नहीं है। किंतु जो ऋणदाता है उसने वो 100 रुपये उस टाइम दिए थे जब 100 की बहुत वैल्यू थी, तो इसका मतलब ऋणी को लाभ होगा और ऋणदाताओं को हानि होगी। बैंकिंग व्यवस्था का विकास। बैंकिंग व्यवस्था का भी बहुत अच्छे से विकास होता है। मुद्रास्फीति के समय ऊंचे लाभ प्राप्त होते हैं, पूंजी विनियोग, व्यापार का विकास होता है। सरकार पर प्रभाव। सरकार के पर भार पड़ता है। सरकार पर कैसे भार पड़ेगा? क्योंकि करों से सरकार आय बढ़ाना चाहेगी, लेकिन जैसे ही कर आरोपित करेगी तो जन असंतोष बढ़ेगा, और जो ये असंतोष होता है ये सरकार का सरदर्द होता है। अन्य आर्थिक लाभ। अन्य आर्थिक लाभ में क्या है? उत्पादन, व्यापार, रोजगार में वृद्धि होगी तो आर्थिक विषमता में भी कमी आएगी, आर्थिक समानता व गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। ये अन्य आर्थिक लाभ हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न ये बहुत उठता है कि भाई मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय क्या हैं? ऐसे कौन से मेजरमेंट हम अपनाएं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके? तो इसके नियंत्रण के उपायों में सबसे पहला जो उपाय है
वो है मौद्रिक उपचार। मनी के तहत हम उपचार करें। चलन मुद्रा की मात्रा में कमी। अब ये चलन मुद्रा क्या होती है, जैसे हमने 500 और 1000 के नोट का क्या किया, विमुद्रीकरण किया कि जो भी चल रहे हैं नोट, जो बड़े नोट हैं उसको हम डीमोनेटाइजेशन कर दें, तो जो मुद्रा की मात्रा है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जब पैसा कम हो जाएगा तो खर्च करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पहला पॉइंट है कि चलन मुद्रा जो चल रही है उसकी मात्रा में कमी कर दें। फिर है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण में क्या होता है, चाहे वो बैंक रेट है, चाहे वो खुले बाजार की क्रियाएं हैं, न्यूनतम जमा कोषों में वृद्धि, रिजर्व राशि में वृद्धि, जो भी है उन सब चीज़ों में जो भी मेजरमेंट हम अपनाते हैं, वृद्धि करके, उन सब मेजरमेंट्स में वृद्धि करके क्या होगा, लोगों के हाथ से हम पैसा छीनेंगे और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेंगे। नेक्स्ट है करों में वृद्धि तथा नए कर लगाना। ये सब राजकोषीय उपचार में शामिल होते हैं। करों में वृद्धि करना तथा नए कर लगाना। सरकार यदि पुराने करों में वृद्धि कर दे और नए नए कर लगाए, इससे क्या होगा, इससे सरकार की आय बढ़ेगी और लोगों की क्रय शक्ति कम होगी और मुद्रास्फीति पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। अगर देखिए, मान लीजिए कर लगाती है ना सरकार, तो करों से तो जन असंतोष बढ़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ऋण ले ले जनता से तो इससे असंतोष नहीं बढ़ता, और अगर ऋण लेगी तो लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा और मुद्रास्फीति कंट्रोल आएगी। बचतों को प्रोत्साहन। सेविंग्स को प्रमोट करें। हम लोगों को ऐसा प्रोत्साहित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें। बचत अगर अनिवार्य कर दें तो मुद्रास्फीति कम होगी। संतुलित बजट। मुद्रास्फीति के समय संतुलित बजट या बचत के बजट का अगर हम अनुसरण करते हैं तब भी मुद्रास्फीति कम होगी। सार्वजनिक व्यय में कमी। सरकार अपने खर्चों को कम कर दे, ये सड़कें बनाना, स्कॉलरशिप देना या पेंशन देना, बहुत सारे खर्चे यदि कम कर दें तब भी मुद्रास्फीति की दर में कमी आएगी। मुद्रा का अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का मतलब है कि विदेशों के आयात सस्ते कर दें और निर्यात महंगे कर दें। इससे दोहरा लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा कि आयात बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और निर्यात कम होने से उपलब्ध पूर्ति में वृद्धि होती है। तो ये अगर अधिमूल्यन कर दें तब भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है भौतिक उपचार। भौतिक उपचार में उत्पादन वृद्धि। इसके लिए औद्योगिक व कृषि उत्पादन में यदि वृद्धि कर दी जाए, कच्चे माल की आपूर्ति, मशीनों की व्यवस्था, कुशल प्रबंधन संचालन कर दिया जाए तो मुद्रास्फीति पर रोक आएगी। संग्रह पर रोक। बहुत सारे लोग संग्रह करके रख लेते हैं, अगर संग्रह पर रोक लगाएं तब भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। मूल्य नियंत्रण में राशनिंग कर दें। आयात निर्यात पर नियंत्रण स्थापित कर दें। लाभ वितरण पर प्रतिबंध। सरकार लाभ वितरण पर यदि प्रतिबंध लगाकर हिस्सेदारों के लाभ के उपभोग पर व्यय करने से रोक लगा सकती है। इससे क्या है, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण होगा। सट्टे पर रोक लगा दें। सट्टे पर रोक लगाने से क्या है कि बहुत सारे चीज़ें अनायास ही मूल्य असर बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजिकली कहते हैं कि इसके रेट बढ़ेंगे, तो रेट बढ़ने से पहले ही उसके रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सट्टेबाजी पर भी रोक लगा दें तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। ये था आज हमारा लेक्चर जिसका नाम है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है, विस्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के टाइप्स क्या हैं और कैसे डिसाइड होती है, प्रभाव क्या है, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इन सब पहलुओं पर मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही लेक्चर में आपको सबसे परिचित करवा सकूं। आप कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आशा है कि आप सभी इस लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे।